दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे। इस वक्त विश्व में रूस और यूक्रेन के बीच जंग चर्चा का विषय है। रोज घटनाक्रम बदल रहे हैं, परिस्थितियों के आकलन लगाए जा रहे हैं और खास बात यह है कि जब हम रूस और यूक्रेन के बीच जंग की चर्चा करते हैं तो बार बार नाटो का जिक्र आता है। तो आज के अपने इस विश्लेषण में हम रूस और यूक्रेन के संघर्ष को, लड़ाई को नाटो के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम इस तरह समझते हैं, इस एनालिसिस को हम दो भागों में बांट लेते हैं। प्री नाटो, कि जब नाटो वजूद में नहीं आया था, यह संगठन वजूद में नहीं आया था, और पोस्ट नाटो और नाटो के बाद। तो अगर नाटो के वजूद में आने से पहले की हम बात करें तो हमें इस झगड़े को समझने के लिए, इसकी बुनियाद को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत विश्व युद्धों की चर्चा करनी पड़ेगी। दो विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध जो है वो ये 28 जुलाई 1914 को ये शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ था। तो अगर हम इसमें देखें कि इसमें कौन कौन लोग पहले विश्व युद्ध में शामिल थे, तो उस वक्त जो दुनिया थी ये दो धड़ों में बंट चुकी थी। तो विश्व युद्ध पहला जब हुआ तो एक तरफ एलाइज वो पावर्स थी और दूसरी तरफ एक्सिस पावर, जिन्हें धुरी, जिन्हें शक्तियां कहते हैं, वो थी। तो एलाइज में इंग्लैंड था, जापान था, यूएसए था, रूस था, फ्रांस था, और जो एक्सिस पावर थी, जो धुरी शक्तियां थी, उनमें ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, इटली था, जर्मनी थी, और एक तरह से ऑटोमान एम्पायर। तो देखते हैं कि विश्व युद्ध के इसके कारण क्या थे। तो अगर हम इनके कारणों की बात करें तो हमें जाना पड़ता है औद्योगिक क्रांति की तरफ, क्योंकि यूरोप में 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, यानी 1820 और 1840 के बाद औद्योगिक क्रांति में काफी वो प्रगति हुई थी। तो उस औद्योगिक क्रांति के कारण नई मशीनें वजूद में आईं। जो पुराना काम करने का तरीका था हाथों से, हथकरघा जैसे कपड़ा अगर बनाने की बात करें, तो नई मशीनों का उद्योग में वो जो नई मशीनें आई, तो इसके कारण पैदावार बढ़ गई। प्रोडक्शन जो है वो पश्चिमी देशों में प्रोडक्शन बढ़ गई, और जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो उस पैदावार को, उस प्रोडक्शन को, उस माल को खपाने की जरूरत पड़ती है। तो उस माल को खपाने के लिए पहला विश्व युद्ध दरअसल देखा जाए तो ये मंडी की लड़ाई थी। माल को खपाने की लड़ाई थी, विश्व में मंडी की संभावनाएं तलाश करने की लड़ाई थी। तो उस लड़ाई में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण दो देश, जर्मनी और ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने काफी तरक्की की। तो इसके कारण मंडी की एक तरह से लड़ाई शुरू होगी अगर देखा जाए। और अगर पहले विश्व युद्ध के कारणों पर हम चर्चा करें तो मोटे तौर पे 3-4 कारण जो हैं वो सामने आते हैं। तो एक तो पहले ही हमने जिक्र किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो यूरोप की दूसरी शक्तियां थी वो भी ये जो ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी था, इनके बराबर आना चाहते थे रेस में। तो दूसरा इसका कारण जो है वो था अलायंसेस हो गई। पूरा विश्व बंट गया, अलायंसेस हो गई, बड़ी शक्तियों के साथ छोटी शक्तियों के अलायंस हो गए,
और तीसरा इसका जो मुख्य कारण है वो है इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद, और चौथा है राष्ट्रवाद, क्योंकि उन दिनों इन देशों में राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब है कि बड़े देश छोटे देशों में अपनी कॉलोनियां स्थापित करते हैं और वहां के जो रिसोर्सेज हैं, वहां के जो संसाधन हैं, उन पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह जिस तरह भारत में ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारत को जिस तरह अपनी कॉलोनी बनाया था और हमारे जो रिसोर्सेज थे उस पे कब्जा किया हुआ था। तो जो साम्राज्यवादी देश थे वो, पश्चिम के जो साम्राज्यवादी देश थे वो अपनी जो कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे, उनका विस्तार करना चाहते थे। कहाँ? एशिया में और अफ्रीका में, दो कॉन्टिनेंट्स में, दो बरआज़म में। तो उस वक्त जो ब्रिटेन था वो लीड करता था। ब्रिटेन का दुनिया के 25% हिस्से पे कब्जा था और इसीलिए ये कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूर्य जो है वो दुनिया से कभी डूबता नहीं है। वो यही बात थी। तो इंडिया उनमें से एक था जिसपे ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था। और इसमें खास बात देखने वाली है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत का 13 लाख सिपाही प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, और इतनी संख्या इस युद्ध में खुद अंग्रेजों की नहीं थी। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है मंडी की लड़ाई के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच युद्ध था। तो इसी तरह दूसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ। वो 1945 में, 2 सितंबर 1945 में ये खत्म हुआ और 1939 में, 1939 में ये शुरू हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध में भी वही एक्सिस पावर यानी जर्मनी, इंग्लैंड और जापान, और एलाइज फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए और कुछ हद तक चाइना भी। लेकिन कारण आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये कारण रहा। और दूसरी तरफ हिटलर की तानाशाही, जिसने वर्साई के एग्रीमेंट का उल्लंघन किया था। तो इसके नतीजे क्या हुए? दूसरे विश्व के नतीजे ये हुए कि पूरी दुनिया जो है वो 2 धड़ों में बंट गई। 2 सुपर पावर्स, एक तरफ यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, और दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ हो गया। तो जो एक और तब्दीली आई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तब्दीली ये आई कि एक नई आर्थिक व्यवस्था का आरंभ हुआ। और वो आर्थिक व्यवस्था क्या थी? उस आर्थिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि एक नई चीज सामने आई, वो थी IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे ही बाद में वर्ल्ड बैंक कहा गया। और इसी दौरान जो US डॉलर है हमारा, उसको एक आरक्षित जो मुद्रा थी, करेंसी थी, वो उसे मान्यता मिल गई। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका आर्थिक तौर पे एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। तो जैसा कि पहले मैं बता रहा था कि जितने भी देश हैं ये 2 हिस्सों में बंट गए। तो एक हिस्सा जो था वो था USSR और उसके 7 देश, और दूसरा USA अमेरिका और उसके 7 देश। अमेरिका किसको लीड कर रहा था? अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को लीड करता था, और रशिया USSR जो था ये साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाजवादी व्यवस्था को लीड करता था। तो इससे नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों ने, दोनों पावर्स ने, दोनों बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे की आलोचना शुरू कर दी। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आलोचना शुरू कर दी।
और इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर भी शुरू हो गया। तो इस दौरान एक तब्दीली ये हुई कि उस वक्त एक लोकतांत्रिक लहर भी विश्व में चल निकली थी, एक डेमोक्रेटिक वेव जो थी वो चली थी, और अंग्रेजों के अधीन या फ्रांस के अधीन कई कॉलोनीज थी जो उनके उपनिवेश थे, उन्होंने आजादी की मांग शुरू कर दी। तो यूएसए जो था उसने कोशिश ये की, अमेरिका ने कोशिश ये की कि वो साम्यवाद के प्रभाव को रोके। कम्युनिज्म के प्रभाव को रोकने के लिए रूस ने अति कोशिश की, और उसने क्या किया, उसने यूरोप के कई देशों की मदद करना शुरू कर दी। इसी तरह रशिया ने भी कई देशों की मदद करना शुरू कर दी। इस बीच 1945 को यानी 24 अक्टूबर 1945 को हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ था यूएनओ, ये वजूद में आया। क्यों आया? ताकि जंग को रोका जा सके। जब ये शुरू में यूएनओ बना तो इसके 51 देश थे, जो वर्तमान में 193 यानी कि 193 देश अब यूएनओ के सदस्य हैं। अब रूस और यूक्रेन के जंग में जिस नाटो की चर्चा हो रही है, अब हम उसकी बात करते हैं। यानी कि एक तरह से हम अब पोस्ट नाटो जो चर्चा है उस पे हम जाते हैं। पहले हम प्री नाटो की बात कर रहे थे कि नाटो बनने से पहले जो दो विश्व युद्ध हुए उनके कारण क्या थे, क्यों हुए, दुनिया कितने हिस्सों में बंट गई, ये चीजें हमने प्री नाटो में समझने की कोशिश की है। अब पोस्ट नाटो देखते हैं। अब नाटो वजूद में कब आया? नाटो वजूद में आया 4 अप्रैल 1949 को, यानी 4 अप्रैल 1949 को नाटो वजूद में आया। और जब नाटो वजूद में आया तो इसके कुल 12 देश नाटो में शामिल थे, इसके साथ नाटो में शामिल थे। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा जो अर्थ है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो 12 जो देश थे नाटो का, उनका हेड कौन था? उनका हेड, उनका मुखिया उस वक्त भी अमेरिका ही था। और अब नाटो के 30 सदस्य हैं। तो अगर इस चीज को हम देखें तो इसका संबंध जो है वो कहीं ना कहीं पहली और जो दूसरी जंग थी, जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध था, इसका संबंध कहीं वहां ही जुड़ता है। बात वही है कि दो महाशक्तियां आपस में पूरे विश्व में अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश कर रही थी, यूएसएसआर, रूस और अमेरिका। अब अक्सर चर्चा होती है, और जो पूंजी पक्ष के जो हमारे विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जी 1991 में क्या हुआ कि रूस टूट गया। एक दूसरे पर प्रभाव जमाने की गरज से अमेरिका ने नाटो को पैदा किया। 30 सदस्य इसके अब हैं। तो इसका मकसद था कि यूएसएसआर जो है उसको रोकने के लिए ये एक सैन्य गठबंधन था। अमेरिका की सरपरस्ती में नाटो एक सैन्य गठबंधन था, ये एक मिलिट्री कोलिशन था। ये अमेरिका ने ये मिलिट्री कोलिशन बनाया रूस के प्रभाव को रोकने के लिए। तो नाटो जो है इसका एक खास भाग है, इसके अगर हम नियमों की बात करें
तो इसका यहाँ कई बार जिक्र हम देखते हैं तो आर्टिकल 5 का जिक्र होता है, नाटो का आर्टिकल 5। नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? इसका आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के सदस्य जो देश हैं उन पर अगर किसी एक पर भी किसी बाहरी देश यानी कि जो गैर नाटो देश हैं, अगर किसी गैर नाटो देश ने नाटो देश पे हमला किया, किसी एक देश पर भी हमला किया, तो वो नाटो पर हमला माना जाएगा। ये नाटो का आर्टिकल 5 था। तो इस आर्टिकल का प्रयोग कई बार नाटो ने किया है। 2001 में भी नाटो ने इस आर्टिकल का प्रयोग तब किया जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकियों का हमला हुआ था। तो उस वक्त भी ये तालिबान जो आतंकी थे अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ 2001 में नाटो के आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हुआ था। तो अब जो झगड़ा है रूस और यूक्रेन का, अब झगड़ा यह है क्योंकि यूक्रेन रूस से टूटा हुआ एक देश है और रूस की सीमा उसके साथ लगती है, लेकिन ज्यादा सीमा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ लगती है। तो यूक्रेन जो है वो पिछले कुछ सालों से, जो असली बात, जो झगड़े की जो जड़ है वो ये है कि पिछले कुछ सालों से यूक्रेन ये कोशिश कर रहा था कि वो नाटो में चला जाए, नाटो की सदस्यता ले ले। तो इस बात से रूस जो था वो फिक्रमंद था, वो चिंतित था कि अगर यूक्रेन नाटो संगठन में चला जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है रूस को यह फर्क पड़ता है कि उसकी यूरोपियन कंट्री से दूरी जो है वो घट जाती है। जो दूरी 1600 किलोमीटर है, यूक्रेन के नाटो में जाने से एक तरह से यूरोप 640 किलोमीटर दूर हो गया। तो नाटो के मुकाबले में जहां अमेरिका ने नाटो संगठन खड़ा किया रूस के प्रभाव को रोकने के लिए, वहीं रूस ने एक और संगठन बनाया, 20 देशों का संगठन था, उसका नाम है पार्टनरशिप फॉर पीस यानी PFP। ये संगठन रूस ने भी बनाया और इसके 20 देश हैं। अब नाटो में देखें अमेरिका कितनी पूंजी लगा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। तो 2021 की आंकड़े अगर हम देखें तो 69% जो खर्चा है वो अमेरिका कर रहा है नाटो के ऊपर, और बाकी देश जो हैं वो 27% खर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी असली वजह दो महाशक्तियों का आपस में टकराव है, आपस में आपसी हितों का टकराव है, आर्थिक हितों का टकराव है। एक तरह से ये साम्राज्यवादी सोच का प्रभाव है। तो इस सिलसिले में भारत ने जो किया कि यूएनओ में रूस के विरोध में वोट भारत ने नहीं डाला, ये भारत का एक बहुत समझदारी वाला कदम है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए कि भारत ने बहुत अच्छा कदम, क्योंकि रूस जो है यूएसएसआर हमेशा भारत का अच्छा मित्र रहा है अमेरिका के मुकाबले। अमेरिका ने तो आज तक ये स्वीकार ही नहीं किया खुले तौर से कि जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है खुलकर। लेकिन रूस कश्मीर मुद्दे पर हमेशा हमारे साथ रहा है, हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है। तो अब इजाजत दीजिए, अगले किसी एपिसोड में
रूस और यूक्रेन के युद्ध के किसी और पहलू पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।